दोस्तों नमस्कार, सलाम, आदाब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अनहद का, जिन्होंने ये एक ऑनलाइन सेमिनार सीरीज स्टार्ट की है पोइट्री और म्यूज़िक के ऊपर, और मुझे ये मौका दिया कि आज के इस सेमिनार में मैं अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आज की इस टॉक का जो टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड प्लूरैलिटी ऑफ इंडिया, अगर हम इसकी बात करें तो इसको समझने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस हैं। हम का अलग अलग तरीके से हम इस इंडिया की, अपने देश की प्लूरैलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम चाहें तो खाने के हवाले से इसकी प्लूरैलिटी देखें, हम चाहे तो अपनी ज़बान की, भाषा के हवाले से इसकी प्लूरैलिटी को समझ सकते हैं। हम चाहें तो अपने पहरावे की पहलू से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं आज जिसकी बात करना चाहूँगा वो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक का, हिंदुस्तानी संगीत, या जिसे हम शास्त्रीय संगीत भी बोलते हैं। हमारे देश के संगीत के दो बेसिक फॉर्म्स माने गए, क्लासिकल म्यूज़िक में दो बेसिक फॉर्म्स आजकल हैं, जैसे एक को कर्नाटक शैली बोलते हैं और दूसरा हमारा हिंदुस्तानी संगीत है। ये नाम हिंदुस्तानी कैसे पड़ रहा है और इसके मतलब क्या है? ये सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी तहजीब जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि हिंदू कल्चर और इस्लामिक कल्चर की एक मिक्सिंग हुई है, और वो मिक्सिंग ऐसे है कि एक दूसरे से कुछ एरियाज़ में सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, और जहाँ पर वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं, पता ही नहीं चलता कि ये प्रैक्टिस ओरिजिनली हिंदू है या ओरिजिनली इस्लामिक है। उन एरियाज़ को हम सिंक्रेटिक कल्चर के नाम से भी समझते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का ही एक मेल है, या इससे लंबी भी बात है? क्योंकि जब हम किसी कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी कोने के, तो कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो वक्त के साथ धीरे धीरे ग्रो करता है, और जैसे जैसे वो वक्त के साथ देश आगे चलता है, वो समाज आगे चलता है, उसी के साथ साथ कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो मिलते जाते हैं। यानी कि कल्चर को हम एक ऐसा पत्थर नहीं समझ सकते कि जो एक बार बन गया वो जहाँ टिका है वैसे का वैसा रहेगा। कल्चर एक दरिया की तरह बहता है, और जैसे जैसे बहता है छोटी छोटी धाराएं उसके साथ मिलती जाती हैं, और वो कल्चर ग्रो करता जाता है। हिंदुस्तानी कल्चर भी कुछ ऐसा ही ग्रो किया है, चाहे वो हमें उसे साउथ का भी देखें या नॉर्थ का भी देखें। हर एक एरिया की अंदर आपको डाइवर्सिटी दिखेगी, हर एक एरिया के अंदर आपको प्लूरैलिटी दिखेगी। ये बात और है कि कुछ कल्चर्स मेन स्ट्रीम में हैं, डोमिनेट होते हैं, कुछ सब कल्चर्स हो जाते हैं, लेकिन हर एक कल्चर के अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स का मिलना नेचुरल है और वाजिब है। वो हम जब बात करते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक की, तो ये म्यूज़िक कहीं ना कहीं इस देश की पूरी हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, और इस ज़मीन की हिस्ट्री जब हम पढ़नी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशंस में जो अलग अलग लोगों को खुदाइयों में, एक्सकैवेशंस में चीज़ें मिली, तो एक रोपड़ के पास एक स्कल्पचर मिला जिसमें कि एक लेडी इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, और वो 4 तारों का एक इंस्ट्रूमेंट है, 4 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि इस बात का इशारा होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में म्यूज़िक और डांस एक काफ़ी इवॉल्व स्टेज तक पहुंच चुके थे, और शायद उनकी लाइफ का, कल्चर का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट था कि उसकी एक रिप्रेजेंटेशन हमें उस स्कल्पचर के फॉर्म में मिलती है। तो जब हम
म्यूज़िक की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें और कल्चर की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें तो हमको वहाँ से अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरे पास ऐसी कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है कि वो किस तरह का म्यूज़िक था, वो क्या लोग बजाते थे, क्या गाते थे, लेकिन कुछ जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस में इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं कि वो तारों वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग सिविलाइजेशंस के साथ कॉन्टैक्ट्स थे थ्रू ट्रेड, थ्रू अदर थिंग्स। उसके बाद आर्यन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है और आर्यन सिविलाइजेशन जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे हमारा जो आज का संगीत है, जिसे हम शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, उसकी भी हिस्ट्री ग्रोथ साथ ही साथ शुरू होती है। आर्यन सिविलाइजेशन में स्टार्टिंग में बोला जाता है कि म्यूज़िक का जो रोल था वो था कि जो सामवेद थे या दूसरे ऋग्वेद थे, उसके जो मंत्र के उच्चारण थे वो बड़े म्यूज़िकल पैटर्न में किए जाते थे और म्यूज़िक वहीं से शुरुआत होती है। अर्ली स्टेजेस में हमको मिलता है कि एक नोट था, एक सुर था, उसी के ऊपर मंत्र की चैंटिंग होती है। धीरे धीरे 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए और 3 नोट्स के ऊपर मैक्सिमम उन मंत्र का चैंटिंग का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ये भी हिस्टोरियंस मानते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते, उससे थोड़ा और आगे आते आते 7 सुरों की फॉर्मेशन उस कल्चर में हो चुकी थी और वो 7 सुर बेसिक सुर हैं जो आज भी हमारे पास हैं। तो आर्यन सिविलाइजेशन के अंदर 7 सुर रहे थे। 7 सुरों के साथ 22 श्रुतियों का कॉन्सेप्ट उनका रहा। 22 श्रुतियों में 7 सुर को उन्होंने बांटा, जिसका एक सिस्टम रखा उन्होंने। और यही सिस्टम इत्तफाकन ग्रीस में भी जब पैथागोरस ने अपनी मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ म्यूज़िक दी तो ऑलमोस्ट उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली नोट्स की अरेंजमेंट की गई। अब ये इस बात का मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कि ये नॉलेज यहाँ से ग्रीस गई या ग्रीस से यहाँ आई या इत्तफाकन 2 अलग अलग कल्चर्स ने जब म्यूज़िक के नोट्स को समझने की कोशिश की तो वो सिमिलर तरीके से सोच रहे थे। लेकिन ये इसी तरह से संगीत आगे चल रहा है और मैक्सिमम यूज़ उस टाइम जो संगीत का हो रहा है वो है जो वैदिक मंत्रास हैं उनके उच्चारण के लिए, उनकी चैंटिंग के लिए, जिससे कि म्यूज़िक का एक कल्चर के साथ ऑटोमेटिकली रिलेशन बन रहा है। फिर जैसे जैसे ये सिविलाइजेशन आगे ग्रो कर रही है, एक पीरियड आता है जिसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ग्रो करते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में आके इस म्यूज़िक को एक नया कॉन्सेप्ट दिया जाता है। वहाँ पर शायद उनका फोकस ये नहीं था कि संस्कृत के मंत्र कैसे उच्चारण किए जाएं म्यूज़िक के थ्रू, लेकिन म्यूज़िक ह्यूमन सेल्फ के लिए, ह्यूमन सेल्फ की इनर प्यूरिफिकेशन के लिए, माइंड की कंसंट्रेशन के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, ये स्पेशली जैनिज़्म में इस बात को बड़ी ख़ास तवज्जो दी गई। फॉर्म ऑफ म्यूज़िक तो चेंज नहीं हुई जहाँ तक मुझे समझ में आती है, लेकिन म्यूज़िक को लेके कॉन्सेप्ट ज़रूर बदला और म्यूज़िक संस्कृत टेक्स्ट से हटके एक और एरिया में अपने आप को ग्रो करना शुरू करता है और वो कनेक्शन था इंसान के इनर बीइंग के साथ, इनर सेल्फ के साथ। जो जो उसके बाद हमारे देश की हिस्ट्री और आगे जाती है, अलग अलग म्यूजिशियंस आते हैं और ख़ास हमको म्यूज़िक के लेवल पे एक ग्रोथ मिलती है और चेंज भी देखने को मिलता है जब हम ये देखते हैं कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर के साथ मिक्स हो गया। और ये बहुत लंबा अरसा हो गया, अब हम ऑलमोस्ट 11th-12th सेंचुरी के आसपास की बात कर रहे हैं। इस पीरियड के अंदर एक बात यहाँ कहना चाहूँ कि ये थोड़ा सा हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री होगी
अगर हम ये समझें कि सिर्फ इस्लामिक इन्वेशंस के बाद ही ये कल्चर्स की मिक्सिंग स्टार्ट हो रही है, ये मिक्सिंग उससे पहले स्टार्ट हो गई थी। बल्कि जो एक सैसनेट मुनाक थे बहराम गुर, उन्होंने 10,000 इंडियन म्यूजिशियंस, सिंगर्स, डांसर्स को अपने कोर्ट में रखा हुआ था। तो यहाँ से भी म्यूज़िक बाहर गया। और ये तो बात तय है कि इंडियन म्यूज़िक ने अफ़गान म्यूज़िक को और पर्शियन म्यूज़िक को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका तो ये भी बोलता है कि जो इंडियन म्यूज़िक ऑफ थियोरी थी वो ग्रीस में भी जाके उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला। लेकिन हमारा फोकस है आज का सिर्फ ये देखने का कि हमारा फोकस सिर्फ आज ये समझने का है कि हमारा जो देश का म्यूज़िक है, हमारे कल्चर का जो म्यूज़िक है, ये धीरे धीरे कैसे ग्रो कर रहा है। तो जब हम 11th-12th सेंचुरी के आसपास पहुंचते हैं, उस टाइम जयदेव नाम के एक पोइट हैं, सिंगर हैं, सारंगदेव नाम के थेरेटिशियन हैं, गोपाल नायक नाम के एक बड़े विद्वान हैं म्यूज़िक के, और गोपाल नायक कंटेम्प्रेरी हैं अमीर खुसरो के। तो जब खिलजी की दक्कन की तरफ मूवमेंट होती है, वहाँ का कॉन्क्वेस्ट होता है, तो काफ़ी म्यूजिशियंस दक्कन से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते हैं और गोपाल नायक भी उनमें से एक हैं। और गोपाल नायक और अमीर खुसरो का जो एक कंपटीशन का किस्सा है वो बड़ा फेमस है म्यूज़िक की दुनिया में, कि अमीर खुसरो ने 6 दिन बादशाह के सिंहासन के पीछे छिप के गोपाल नायक की गायकी सुनी थी, और उसके बाद 7वें दिन उन्होंने खुद भी गाया था। लेकिन ये जो पीरियड है जहाँ से हम, जो हिंदुस्तान का मिडीवल पीरियड है, जिसमें कि इस्लामिक रूलर्स सेटल डाउन होना शुरू हो गए हैं इस कंट्री में, और उसके साथ साथ सूफीज़ भी इस मुल्क में आए, तो यहाँ से दो कल्चर्स की मिक्सिंग स्टार्ट हो रही है और एक नया कल्चर इमर्ज होके आ रहा है। सूफीस ने पर्शियन म्यूज़िक वो जानते थे, उसको समझते थे, वहाँ से आए भी थे, कुछ अफ़गान से थे, कुछ ईरान से थे। इंडियन म्यूज़िक उन्होंने सुना यहाँ आके, और ये माना उन्होंने कि इंडियन म्यूज़िक उनको बेहतर लगा, और अपनी इबादत के लिए उन्होंने इंडियन म्यूज़िक को यूज़ किया। तो जब इंडियन म्यूज़िक को उन्होंने यूज़ करना शुरू किया तो यकीनन लोगों ने म्यूज़िक सीखना भी शुरू किया यहाँ पे। और जब पर्शियन कल्चर के लोग इंडियन म्यूज़िक सीख रहे हैं तो वहाँ पर दो धाराएं आपस में आके मिल रही हैं, और ये जो धाराओं का मिलना है ये एक नया कल्चर, एक नई तहजीब को जन्म दे रहा है। ये जो चेंज हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक नई म्यूज़िक की थियोरी भी इमर्ज हो रही है जो कि अमीर खुसरो ने दी, और नए नए रागों के पैटर्न्स भी इमर्ज हो रहे हैं जो कि अमीर खुसरो ने बनाए, और उसके साथ साथ अमीर खुसरो ने नई तालीम भी बनाई। ये तो हम सब जानते हैं कि अमीर खुसरो को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने तराना इन्वेंट किया, उन्होंने कौल का, कवाली का इन्वेंट किया, उनके राइटिंग्स में ख़याल का भी जिक्र आता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ख़याल उस टाइम कितना पॉपुलर था, कितना नहीं था, क्योंकि ख़याल एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है कि इमेजिनेशन क्या है, थॉट क्या है आपका। लेकिन अमीर खुसरो काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कल्चर को एनरिच करने के लिए और इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए। ये भी माना जाता है कि जो राग यमन है वो शायद अमीर खुसरो ने ही इन्वेंट किया था, जो कि एक पर्शियन राग था और एक उस टाइम का जो हिंदू हिंडोल जिस तरह से गाते थे उसको मिक्स करके एक राग बना जिसे राग यमन कहते हैं। राग सनम उन्होंने बनाया, गारा उन्होंने बनाया, सरपर्दा है, काफ़ी राग हैं जो आजकल उनके बनाए हुए नहीं गाए जा रहे, लेकिन कुछ राग हैं जो आजकल भी गाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कवाली का इन्वेंशन उनके साथ हो रहा है। लेकिन ये जो ज़मीन तैयार हो रही है पर्शियन कल्चर के साथ और पुराना जो एक हमारा इंडियन कल्चर चल रहा था, ये जो दो कल्चर्स की मिक्सिंग हो रही है, यहाँ से एक नई तहजीब हम कह सकते हैं कि सामने उमड़ के आ रही है।
और उसका एक जन्म हो रहा है। इस तहजीब में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गोपाल नायक को उस टाइम बोला गया था, शायद खिलजी ने ही कहा था, कि जो संस्कृत के वर्सेस हैं जो तुम गाते हो उसको ट्रांसलेट करो। और वो जब ट्रांसलेट हो रहे हैं तो ब्रज भाषा में ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो एक स्टार्ट हो रहा है कि जो चीज़ पहले संस्कृत जानने समझने वालों तक लिमिटेड थी, वो थॉट अब अगर ब्रज भाषा में आ रहा है तो वो आम लोगों की ज़बान में ट्रांसफ़र हो रहा है वो थॉट। तो वहाँ से एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट हो रहा है जो आज तक चल रहा है। मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो भी क्लासिकल सिंगर्स हिंदुस्तानी में जो भी बंदिशें गाते हैं वो ज़्यादातर आपको ब्रज भाषा में मिलेंगी। और उसी सिलसिले को लेके चलना अभी तक जो 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी तक चल रहा है, वो एक हमारे हिंदुस्तानी कल्चर की ही स्ट्रीम है, वही दरिया है जो बह रहा है। उसके साथ साथ एक और म्यूजिशियन से जिनका नाम था नौबत खान, वो जहांगीर के समय के थे म्यूजिशियन, और वो रुद्र वीणा बड़ी अच्छी बजाते थे। और उनकी शादी बाद में हुई थी तानसेन की बेटी से जिनका नाम था सरस्वती। तो ये सिलसिला जो खिलजी के टाइम से चला, उसके बाद मुग़लों के टाइम पर आया और आगे चल रहा है। तानसेन हम सबको पता है कि अकबर के टाइम के एक बड़े म्यूजिशियन थे। बैजू बावरा उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे। तानसेन जिनका बर्थ हालांकि एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और अकबर के कोर्ट में जाने के बाद शायद उन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस किया। गुरु उनके स्वामी हरिदास थे। तो एक सिलसिला चल रहा है जो वृंदावन से गुरु हरिदास से निकला, अकबर के दरबार में पहुंचा, अकबर के दरबार से जहांगीर के दरबार में पहुंचा, और वो आगे चल रहा है। इस सिलसिले में दो नाम आते हैं जो बड़े ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वो नाम है अदारंग और सदारंग। ये जितनी भी आजकल हम मैक्सिमम बंदिश लोग आते हैं वो ज़्यादातर अदारंग और सदारंग की लिखी हुई है। उस अदारंग और सदारंग की लिखी बंदिशों के साथ कुछ बंदिशें आजकल मिल जाती हैं जो कि अमीर खुसरो साहब की लिखी थी, गाने वाले वो भी गाते हैं। अमीर खुसरो साहब ने एक नया तराना का फॉर्म बनाया था जिसे कि रुबाईदार तराना बोलते हैं, कि आप तराने के कुछ बोल हैं और जो उसमें अंतरा आएगी उसमें एक फ़ारसी का शेर होगा, फिर आप तराने के बोलों के ऊपर आएंगे। तो रुबाई क्योंकि अब एक पोइट्री की फॉर्म भी है और कहीं ना कहीं वहीं से इन्फ्लुएंस होके तराना की जो पोइट्री का स्ट्रक्चर है वो शेप हो रहा है। और ये यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये बात सिर्फ म्यूज़िक तक ही लिमिटेड नहीं रहती है, इसमें पोइट्री भी शामिल हो रही है, इसमें वहाँ के दूसरे कल्चर्स भी शामिल हो रहे हैं और ये कल्चर उसी के साथ साथ ग्रो कर रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जो 7 सुर से 12 सुरों का तालमेल बैठा है, जो जिस हिसाब से आजकल रागदारी चलती है हिंदुस्तान में, ये भी उसी कल्चर की मिक्सिंग का ही एक नतीजा है। ये बात कन्विंसिंग इसलिए भी लगती है क्योंकि पर्शियन म्यूज़िक में एक कॉन्सेप्ट है, अरबिक म्यूज़िक में, नॉट पर्शियन में, अरबिक में एक कॉन्सेप्ट है 12 मकाम का। और मकाम बिल्कुल वैसे हैं कि जैसे हमारे अलग अलग थाट हों या बेसिक राग हों, उनकी एक नोटेशन है, आरोह है, अवरोह है। तो उनके जो 12 मकाम सुनेंगे तो आपको बिल्कुल सिमिलैरिटी दिखेगी। तो 12 मकाम हैं या यहाँ पर 12 सुर हैं, लेकिन वही 12 नोट्स हमको जो एक हमारा सप्तक बनता है, वही 12 नोट्स का सिस्टम हमको वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में भी दिखता है। तो ये कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं म्यूज़िक के लेवल पे, चाहे वो वेस्टर्न म्यूज़िक हो या वो ईस्टर्न म्यूज़िक हो। हमारे इंडियन म्यूज़िक में चाहे मिक्सिंग हो पुराना वैदिक म्यूज़िक के साथ इस्लामिक कल्चर की, तो ये सिलसिला कैसे ग्रो कर रहा है। तो अदारंग सदारंग जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने जब बंदिशें लिख रहे थे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, उस टाइम
का माहौल अगर हम समझने की कोशिश करें तो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट अपनी पीक पे थी। भक्ति मूवमेंट के अंदर ये बात फिर से इमर्ज होके आती है कि म्यूज़िक किस तरह से एक मीडियम है डिवोशन का, भक्ति करने का। और ये म्यूज़िक जो एक मीडियम बन रहा है भक्ति करने का, ये उस टाइम की भक्ति मूवमेंट का जो कॉम्प्लेक्शन था, जो नेचर था, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि भक्ति मूवमेंट में सगुण भक्ति भी थी और निर्गुण भक्ति भी थी। और उन भक्ति मूवमेंट्स के अंदर, ख़ास तौर पे निर्गुण भक्ति मूवमेंट के अंदर, वो किसी भी रिलीजन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार करते थे। आपका भगवान आपके शरीर के अंदर है, आप उसको अपने शरीर के अंदर ही खोजिए। तो बाहर की जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्शन हो रही है। म्यूज़िक एक मीडियम बन रहा है अपने अंदर की डिविनिटी को रियलाइज़ करने के लिए, जो कि मुझे कनेक्शंस दिख रहे हैं पुराने बुद्धिस्ट थॉट के इस भक्ति मूवमेंट के साथ, कि म्यूज़िक आपके अंदर इनर बीइंग के रिफाइनमेंट के लिए स्पिरिचुअल एनरिचमेंट का एक मीडियम है और भक्ति मूवमेंट उसको यूज़ कर रही है। जो स्वामी हरिदास थे मियाँ तानसेन के गुरु, और वो सिलसिला चल रहा है चैतन्य महाप्रभु से, तो एक सीरीज़ वो भी हमारे पास आ रही है। ये बात और है कि तानसेन अकबर बादशाह के दरबार में गाने लगे तो वो कोर्ट म्यूजिशियन बने, लेकिन स्वामी हरिदास कोर्ट म्यूजिशियन नहीं बने। बल्कि एक बड़ा फेमस किस्सा है कि एक बार अकबर ने बोला तानसेन को कि मुझे तुम अपने गुरु से मिलाओ, अगर तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारा गुरु कितना अच्छा गाता होगा। तो तानसेन ने बोला कि मैं आपको ले जाता हूँ उनके पास, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि वो आपके गाने पे, आपके कहने पे गाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो किसी भाषा के लिए नहीं गाएंगे, वो अपने लिए और अपने भगवान के लिए गाते हैं। कहते हैं कि अकबर तानसेन के साथ गए वृंदावन में और उनसे गुजारिश की और स्वामी हरिदास जी से, तो उन्होंने बादशाह के लिए गाने से मना कर दिया। तो जो कहानी है वो ये कि तानसेन ने वहाँ गाना शुरू किया और जानबूझकर थोड़ी सी गलती की। अब गुरु ने एकदम से टोका कि तुम गलत गा रहे हो, फिर गुरु ने गाकर बताया कि कैसे गाते हैं, और वहाँ से गुरु का अपना मूड बना गाने को। तो फिर स्वामी हरिदास अपने मौज में आके गाते रहे। वापसी में अकबर ने बोला तानसेन से कि भाई तुम्हारी आवाज़ में रस तो काफ़ी है, लेकिन जो रस तुम्हारे गुरु की आवाज़ में है वो कहीं और नहीं मिला। तो तानसेन ने बोला कि बादशाह सलामत, मैं आपके दरबार में गाता हूँ और मेरे गुरु ऊपर वाले के दरबार में गाते हैं, तो जिसका जितना बड़ा दरबार है उतना ज़्यादा उसकी आवाज़ में रस होगा। ये बातें इसलिए हो रही हैं कि हमको ये समझना पड़ेगा कि म्यूज़िक उस टाइम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बादशाहों के कोर्ट्स तक ही लिमिटेड था। बैजू बावरा जो कि कहते हैं कि जिन्होंने तानसेन को म्यूज़िक के कंपटीशन में हराया, वो बाहर भी आराम एक वो क्या जैसे मैसेज की आवाज़ बोलते हैं उस तरह से गा रहे थे। और इसी सिलसिले में एक बड़ा इम्पोर्टेंट नाम आता है गुरु नानक देव का। गुरु नानक देव जो पहले गुरु माने जाते हैं सिखों के, हालांकि गुरु सबके साझे होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के, मज़हब के या कम्युनिटी के नहीं होते। गुरु नानक की फ़िलासफ़ी में जो हमको कॉन्सेप्ट दिखता है उसमें इस्लामिक फ़िलासफ़ी का भी इन्फ्लुएंस है, उसमें हमारे वेदांतिक हिंदू फ़िलासफ़ी का भी इन्फ्लुएंस है, और दोनों फ़िलासफ़ीज़ को मिला के एक नया कॉन्सेप्ट फ़िलासफ़ी के लेवल पे चल रहा है, रिलीजन के लेवल पे, और उसी तरह से म्यूज़िक को भी वो साथ अपने लेके चले। उनके साथ एक मुस्लिम रबाबिया होता था जिसका नाम था मर्दाना, और एक होता था बाला। ये तीन लोग घूमे फ़कीरों की तरह, अलग अलग जगह पे गए, और जितनी भी बानी गुरु नानक साहब ने अपने टाइम में लिखी, बोली, वो रागों में बोली। और ये वही सिलसिला है जो जैसे जयदेव के कहते गीत गोविंद में अलग अलग वर्सेस को गाने के लिए अलग अलग राग मेंशन किए गए हैं। बात समझने की ये है कि उस टाइम जो माहौल बन रहा था उसमें क्लासिकल म्यूज़िक सिर्फ चंद लोगों तक लिमिटेड ना होके कहीं ना कहीं आम लोगों तक पॉपुलर कल्चर का पार्ट भी बना हुआ था।
और पॉपुलर कल्चर में ये डिस्टिंक्शंस रखनी बड़ी मुश्किल होती हैं कि ये प्योर हिंदू कल्चर है या ये प्योर इस्लामिक कल्चर है। ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वो ही कल्चर आगे जाके एक नई हमारी तहजीब की फाउंडेशन रख रहा है। तो इस भक्ति मूवमेंट के अंदर हमको नानक भी दिखते हैं, इस भक्ति मूवमेंट के अंदर हमको कबीर भी दिखते हैं, इस भक्ति मूवमेंट के अंदर हमको रसखान भी दिखते हैं, इसी के अंदर हमको मीरा भी दिखती है। और उसी लार्जर जो कल्चरल एक माहौल था भक्ति मूवमेंट का, अदरंग सदरंग सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो उसकी पोइट्री भी लिख रहे हैं। मैं एक दो बंदिशें अदरंग सदरंग जो उनकी लिखी हुई हैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि आपको ये एहसास हो कि वो किस तरह से दो अलग अलग कल्चर्स के साथ जुड़ रहे हैं। एक उनकी बंदिश है जो उन्होंने की निज़ामुद्दीन औलिया की इबादत में लिखी कि घर मेरे महबूब निज़ामुद्दीन आयो, माई घर मेरे आयो री, आज सुहाग की रात री, सदरंग नियामत लायो री। और यही सदरंग या दूसरी बंदिश कृष्ण के लिए लिखते हैं तो ये है कि बंसी के बजैया आज कहाँ जा बसे हो, गोपी ग्वालन संग लिए धोरे, उठ क्यों ना देखो सदारंग फंसे हो। या मुरली काना अदर बजाई, सोती थी मन मैं अपने महल में, आए सदारंग मोरे सुखदाई। तो ये जो मीरा की पोइट्री में हमको कृष्ण का दिखता है, कृष्ण के लिए डिवोशन रसखान की पोइट्री में दिखता है, और अदरंग सदारंग की लिखी हुई बंदिशों में भी दिखता है, किस तरह से कृष्ण और राधा इन अ वे मेटाफर बन रहे हैं उनके लिए डिवाइन लव एक्सप्रेस करने के लिए। ये एक हमको समझना पड़ेगा कि जो माहौल तैयार हो रहा है म्यूज़िक के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, वो उसमें अब हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स की डिस्टिंक्शन रखना बड़ी मुश्किल है। वो एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, और इसी मिक्सिंग को हम कॉमन लैंग्वेज में सिंथेटिक कल्चर का नाम देते हैं। और ये सिलसिला चलता रहा है अदरंग सदारंग से लेके आज तक। कोई अगर हिंदुस्तानी म्यूज़िक के सिंगर कोई बंदिश गाते हैं तो समझ लो कि वो एक पर्टिकुलर कल्चर को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये सुर हिंदू है या ये सुर मुस्लिम है, ये अमीर खुसरो ने सुर ऐड किए थे, ये हमारे वैदिक सुर हैं। अब सुर तो सबके साझे हो गए, और वो एक ऐसी मेलोडी है जिसमें कि हमारी हिंदुस्तान तहजीब की खुशबू दिखती है। वो जब भी कोई राग गाएगा तो वो राग सबका कॉमन होगा। मियाँ तानसेन ने तोड़ी गाई, मियाँ की तोड़ी बन गई। कुछ कहते हैं कि मियाँ तानसेन ने इन्वेंट की, वो राग उन्हीं ने बनाया था। कुछ कहते हैं कि नहीं, राग तोड़ी पुराना था लेकिन मियाँ तानसेन ने ऐसी गाई कि वो तोड़ी उन्हीं की हो गई। मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कानड़ा, ये सब वो राग हैं जो मियाँ तानसेन को एट्रीब्यूट किए जाते हैं। बिलास खानी तोड़ी जो मियाँ तानसेन के बेटे थे उनके साथ एसोसिएटेड है। और उसी तरह से जो अलग अलग टाइम में अलग अलग म्यूजिशियंस आए, वो इसी रिचनेस को, कल्चरल रिचनेस को कंट्रीब्यूट करते गए। मज़े की बात यह है कि जब गौहर जान ये गाए कि मेरे हज़रत ने मदीने में मनाई होली, तो अब आप इसको किस कल्चर में प्लेस करेंगे? यहाँ जो बड़ी फेमस है आज, रंग रंग है मेरे महबूब के घर आज रंग है। तो ये जो पोइट्री भी है वो म्यूज़िक में गाई जा रही है, और म्यूज़िक ऐसा है जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स की मिक्सिंग हो रही है। मुसलमान ब्रज भाषा में लिख रहे हैं, मुसल कहने को मुसलमान है, कृष्ण के ऊपर पोइट्री लिख रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करके जी रहे हैं। और ये एग्जाम्पल्स हमको मॉडर्न टाइम्स तक आते आते दिखती हैं। सबको पता है कि बिस्मिल्लाह खान साहब का जो रियाज़ हुआ वो बनारस के एक मंदिर में उन्होंने किया। सबको पता है कि बिस्मिल्लाह खान साहब को गंगा से कितना प्यार था। तो गंगा सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, गंगा सबकी सांझी है।
और इसीलिए शायद इसी तहजीब को गंगा जमनी तहजीब भी बोलते हैं। ये अवध के उस इलाके में, गंगा जम के ही इलाके में फ्लरिश की। नानक के अंदर जो सिंक्रेटिज्म दिखता है, हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स को, फिलॉसफी को मिला के चलना, वो हमको पंजाब में दिखता है। बाद में गंगा जमनी तहजीब अलग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में वहाँ फ्लरिश कर रही है। और मज़े की बात यह है कि एक पुरानी हमारी क्लासिकल म्यूज़िक की फॉर्म थी जिसे हम ध्रुपद बोलते हैं, ध्रुवपद। वो एक बड़ा ही रिजिड फिक्स्ड स्टाइल ऑफ सिंगिंग है एज़ कम्पेयर टू ख्याल। ख्याल गायकी में जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ फेमस जो ध्रुपद सिंगर्स रहे, गुंडीचा बंधु और दूसरे डागर बंधु, और कितना लंबा सिलसिला है डागर फैमिली का ध्रुपद को संभाल के रखे हुए। बड़े गुलाम अली खान साहब, उनकी ठुमरियाँ तो फेमस हैं ही हैं। उनका एक भजन बड़ा फेमस हुआ था, हरि ओम तत्सत। ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमको ये कहना मुश्किल है कि आप किस कल्चर के साथ बिलोंग कर रहे हैं, किस कल्चर को गा रहे हैं। ये कल्चर किसी रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये कल्चर सबका कॉमन होता जा रहा है। अगर हमारे पास आजकल के दौर में 20th सेंचुरी में म्यूजिशियंस हैं, चाहे वो पंडित भीमसेन जोशी जी रहे हों, चाहे वो उस्ताद आमिर खान साहब रहे हों, या चाहे अब्दुल करीम साहब खान साहब रहे हों, चाहे पंडित जसराज जी हों, या पंडित राजन साजन मिश्रा हों, हमारे बड़े गुरु जी, ये सब लोग जब गाते हैं, अब बड़े बड़े गुरु जी एक बंदिश गाते हैं, वो उनकी है कंपोज की हुई, अमीर खुसरो साहब की बंदिश के पहले बोल आपको सुनेंगे ऐसा लगेगा कि जैसे शायद कृष्ण का वर्णन हो रहा हो, लेकिन जब अंतरा सुनते हैं तो पता चलता है कि ये बंदिश तो अमीर खुसरो साहब की लिखी हुई है। तो ये सिलसिला जो अभी तक चल रहा है, उस सिलसिले को जब हम समझने की कोशिश करें तो अलग अलग म्यूजिशियंस ने, हिंदू म्यूजिशियंस ने और मुसलमानों म्यूजिशियंस ने बराबर से कंट्रीब्यूट किया। और जब वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो वो ये सोच के नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि ये हिंदू म्यूज़िक है या ये मुस्लिम म्यूज़िक है, वो सिर्फ म्यूज़िक था और वो म्यूज़िक दोनों का साझा रहा। बाबा अलाउद्दीन खान की कहानियाँ, किस्से सबको पता है कि किस तरह से उनकी डे टू डे लाइफ में ये सेकुलरिज्म प्रैक्टिस करते थे। वो एक रिजिडिटी नहीं थी कि मैं अगर मुसलमान हूँ तो मैं इस तरह का मुसलमान हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं इस तरह का हिंदू हूँ। और खूबसूरती ये है कि ये प्लुरलिटी जो हमको सिंक्रेटिज्म दिखता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, ये सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमको उस म्यूज़िक के बाहर भी देखने को मिलता है। बड़ा फेमस भजन है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, वो लिखा एक शकील बदायूनी ने, गाया मोहम्मद रफ़ी ने, कंपोज नौशाद ने किया, तीनों मुसलमान। और जो भजन की मेलोडी बन रही है वो सबकी सांझी बन रही है। ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जहाँ से ये दिखता है कि ये जो जैसे हम हिंदुस्तानी कल्चर बोलेंगे, उस हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर ये डिस्टिंक्शंस रखनी बड़ी मुश्किल है, और वो कल्चर को ही आगे लेके जाना, उस कल्चर को संभालना, उस कल्चर को और फ्लरिश करना ही शायद हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। सबसे ज़्यादा नुकसान शायद इस कल्चर को ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुआ, जो जिनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर हम अपनी हिंदू आइडेंटिटी और मुस्लिम आइडेंटिटी को लेके बड़े कॉन्शियस होना शुरू हुए। रिज़ल्ट हमको पार्टीशन के तौर में दिखता है, लेकिन पार्टीशन के साथ जो दंगे जुड़े हैं उसको भी दिखता है। खूबसूरत बात यह है कि जब पार्टीशन होती है, ये बात उतनी खूबसूरत नहीं है लेकिन उस ट्रेजेडी का एक खूबसूरत हिस्सा है कि पंजाब के बड़े म्यूजिशियंस थे जो पाकिस्तान चले गए। वो हमारे ईस्टर्न पंजाब को, हिंदुस्तानी पंजाब को नुकसान हुआ। शाम 84 घराना, कपूरथला घराना, वो सब म्यूजिशियंस पाकिस्तान चले गए। बड़े गुलाम अली खान साहब भी पाकिस्तान गए थे, कसूर से उनके कनेक्शंस थे, एक बार गए, फिर वो वापस आए तो वो हिंदुस्तान।
अब पाकिस्तान के अंदर एक घराना है जिसे बोलते हैं तलवंडी घराना या तालवंडी घराना। वो घराना अभी भी ध्रुपद गा रहा है। वो ध्रुपद जो कि हमारा बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, और पाकिस्तान में शायद उसको सुनने वाले उतने लोग ना हों, लेकिन वो सिलसिले को अभी तक कायम रखे हुए हैं। एक और ख़ूबसूरत बात यह है कि जो बाबा मर्दाना थे बाबा नानक के साथ, जो उस फैमिली के डिसेंडेंट्स हैं, वो आज तक कीर्तन ही कर रहे हैं, गुरबानी का कीर्तन ही कर रहे हैं। उन्होंने कभी कोई और प्रोफेशन चूज़ ही नहीं किया। और वो लोग, हम यहाँ गुरु नानक देव बोलते हैं, वो बाबा नानक को नानक शाह पीर बोलते हैं। और इज़्ज़त उतनी है, एहतराम उतना है जितना कि शायद हम लोग करते हैं, शायद ज़्यादा भी करते हैं। लेकिन ये जो कुछ लोगों ने सिलसिले संभाल के रखे हुए हैं कि ये हमारा पुराना ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, पुरानी ट्रेडिशनल पोइट्री है उसके अंदर, चाहे वो ब्रज में हो, चाहे वो पंजाबी की बंदिशें हों, उस सिलसिले को जो संभाल के रखा हुआ है, वो उसी सिलसिले को हम हिंदुस्तानी कल्चर बोलेंगे। उसी सिलसिले का नाम प्लुरैलिटी है। और बड़ी खूबसूरती से अगर डिवीज़न हुई है तो वो लोगों को पता है कि इसका नुकसान क्या हुआ है, और वो इन बाउंड्री से ऊपर उठ के एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो ये आजकल के दौर तक ये जो सिलसिला हमको दिख रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का तालवंडी घराना हो या पटियाला घराना हो, जो कि आजकल अजय चक्रवर्ती जी और उनकी जो बेटी हैं वो संभाल रही हैं, गा रही हैं गाने, लेकिन ये इनकी जो रूट्स हमको दिखती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के, एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ या पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ के हम नहीं देख सकते। इसकी रूट्स बहुत गहरी हैं, और जब उन रूट्स के पीछे हम जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से ये छोटी छोटी धाराएं हैं जो आपस में मिली, और उन धाराओं से ही ये दरिया बना है, और उस दरिया, बहते दरिया का नाम हिंदुस्तानी तहजीब है। और वो बेसिस बन रहा है हमारे इस देश के कल्चर का भी। और बड़े एरियाज़ हैं, बड़े स्पेसेस हैं जिनके थ्रू हम ये प्लुरैलिटी देख सकते हैं। फूड के थ्रू देखो, कपड़ों के थ्रू देखो, लैंग्वेज के थ्रू देखो। तो मेरी, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक से जुड़ा हुआ हूँ, सीखा हुआ हूँ, सीख रहा हूँ, सीखा हुआ तो नहीं, सीख रहा हूँ। मैं म्यूज़िशियन अपने आप को परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लिटरेचर का एक स्टूडेंट, फिल्म स्टडीज़ के साथ मेरा ताल्लुक़ है, म्यूज़िक में सीख रहा हूँ। तो मेरी नज़र में अगर हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक को देखें तो उसकी खूबसूरती यही है कि बिस्मिल्लाह खान साहब एक मंदिर में रियाज़ करते हैं, डागर बंधु जो कि एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, वो जयपुर के एक मंदिर में जाके वो परफॉर्म करते हैं, नज़ीर अकबराबादी कृष्ण के लिए भजन लिख रहा हो, रसखान कृष्ण के लिए लिख रहे हों। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कि इस पूरे कल्चर को धीरे धीरे कंट्रीब्यूट किया और उसको एनरिच किया। ये एक स्पेस है, म्यूज़िक एक स्पेस है जिसके थ्रू हम हमारे कल्चर की प्लुरैलिटी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जी भी सकते हैं और सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और एक बार फिर से मैं शुक्रिया करूँगा अनहद का, जिसने कि मुझे मौका दिया कि मैं अपने थोड़े बहुत थॉट्स, आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर कहीं कुछ गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि कमेंट्स के थ्रू मुझे मेरी गलती बताई जाए, सो दैट आई कैन लर्न, आई वुड लव टू स्टैंड करेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।